पिछली बातचीत में हमने देखा कि किस तरह से यूरोप में कृषि और उद्योग के क्षेत्र में क्रांति के लिए पृष्ठभूमि बनी, जिसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। और वे क्या कारण थे जिनकी वजह से औद्योगिक और कृषि के संबंध में जो क्रांति आई उसका प्रसार पूरे यूरोप में हुआ। अब हम इस बातचीत में कृषि और औद्योग के क्षेत्र में हुई क्रांति के स्वरूप को समझेंगे और फिर ये देखेंगे कि इस क्रांति ने समाज के किन किन क्षेत्रों को, किन किन आयामों को, मानवीय जीवन के किन किन आयामों को प्रभावित किया। जब हम कृषि क्रांति के स्वरूप की बात करते हैं तो हमें कई बदलाव दिखाई देते हैं। सबसे पहले 18वीं शताब्दी के बहुत शुरू में ही जेथरो टल नामक ब्रिटिशर ने एक सीड ड्रिल का आविष्कार किया। ये सीड ड्रिल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बीज बोने की मशीन थी। इससे एक लकीर भी डल जाती थी जिसमें बीज डलते जाते थे और फिर उस पर मिट्टी से उसे ढक भी दिया जाता था। कृषि के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार था यह, और यहाँ से जो कृषि में उद्योगों के को अपनाने की यात्रा शुरू हुई वो आगे लंबे तक चली। ब्रिटेन के ही लॉर्ड टाउनशेंड ने एक और सिद्धांत दिया जिसे फसल क्रमावर्तन कहा जाता है। इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि अगर फसलों को बदल बदल कर बोया जाएगा तो वे मिट्टी के लिए तो लाभदायक होंगी ही, इससे उपज भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, अर्थात गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों दृष्टि से फसलों में बदलाव आएगा। 18वीं शताब्दी के बीच में एक और वैज्ञानिक हुए, रॉबर्ट बेकवेल। उन्होंने पशु नस्ल सुधार की थ्योरी दी और उसमें यह बताया कि किस तरह से हाइब्रिड करके अच्छे पशु पैदा किए जा सकते हैं और उनसे हम जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको सुधार सकते हैं और कृषि में बदलाव लाए जा सकते हैं, गुणात्मक बदलाव। आर्थर यंग ने नई खेती का सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े खेतों में खेती करेंगे, बड़ी जगह पर खेती करेंगे तो इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे उत्पादन तो ज़्यादा होगा ही, ज़मीन बिगड़ेगी नहीं, अधिकतम ज़मीन का हम खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये जो आविष्कार था नई खेती का, इसने फसलों के उत्पादन में जो बढ़ोतरी की उसका लाभ आगे चलकर उद्योगों को मिला। एक वॉन लिबिग वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कृत्रिम खाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस को मिलाकर जो रासायनिक खाद का सिद्धांत दिया उसने फसलों के उत्पादन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। और यहीं से हम मान सकते हैं, इससे पहले जो प्राकृतिक खाद होता था वो मूलतः गोबर का होता था, लेकिन यह खाद एक ऐसा खाद था जिसने बड़े पैमाने पर फसलों के उत्पादन में वृद्धि की। हालांकि आगे चलकर पूरी मानव जाति को इसके नकारात्मक परिणाम आज तक झेलने पड़ रहे हैं। खेती में आए बदलावों ने जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में क्रांति को जन्म दिया और उत्पादन में बढ़ोतरी की, उसने आगे चलकर औद्योगिकरण को सपोर्ट किया। दूसरा जो क्षेत्र है जिसमें बहुत बड़ी क्रांति हुई वह है वस्त्र उद्योग था। हमने देखा कि किस तरह से यूरोप में जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और उसकी रोटी कपड़ा मकान संबंधी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही थी, जिनके पीछे औद्योगिक क्रांति
के होने की परिस्थितियां भी मौजूद हैं। वस्त्र उद्योग को अगर हम देखें तो जॉन के ने सबसे पहले एक फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, और ये एक ऐसा छोटा सा उपकरण था जिनके माध्यम से जो कपड़ा बुनने के लिए बाना होता है उसको इस फ्लाइंग शटल से आराम से आगे पीछे किया जा सकता था। हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, और ये बड़ी क्रांति थी वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में, क्योंकि इससे 8 धागों को एक साथ बनाने का पहिया सामने आया, जिससे जो काम एक हाथ से किया जा सकता था, एक बार होता था, वह अब एक साथ एक ही टाइम में 8 बार होने लगा। आर्कराइट ने जल शक्ति से चलने वाले वाटर फ्रेम स्पिनिंग मशीन का आविष्कार किया। इसी तरह से एडमंड आर्कराइट ने शक्ति चालित करघे का आविष्कार किया। विटनी ने कॉटन जिन का आविष्कार किया, और ये कॉटन जिन था, इससे कपास को बिनौले से अलग करना, मशीन के माध्यम से अलग करना बहुत आसान हो गया। तो ये सब तमाम वे बदलाव थे जिन्होंने वस्त्र उद्योग में एक तरह से क्रांति ला दी, उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया। फिर रही सही कसर 19वीं शताब्दी के मध्य में इलियास होवे ने पूरी कर दी, जब उन्होंने सिलाई मशीन का आविष्कार किया। तो कपड़ा बनाने में जो तेज़ी आई थी, सिलाई मशीन ने उसे और आगे बढ़ाया। और बाद में जब वाष्प शक्ति का प्रयोग होने लगा, जेम्स वॉट ने जब वाष्प इंजन का आविष्कार किया और पत्थर के कोयले का आविष्कार हुआ, फिर आगे चलकर हेनरी बेसीमेर जैसे लोगों ने जंगरोधी लोहा अर्थात इस्पात अर्थात स्टील का आविष्कार किया, तो औद्योगिक क्रांति में इतनी तेज़ी से बदलाव आया कि कारखानों के युग का एक जाल सा यूरोप में बिछ गया। इसके साथ साथ परिवहन और संचार के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव आए, बड़ी मशीनीकरण इनका हुआ, जैसे सड़कों का बनना, आधुनिक नहरों का बनना, वाष्प शक्ति से चलने वाली नौका रॉबर्ट फुल्टन ने बनाई। जॉर्ज स्टीफेंसन ने तो भाप इंजन से चलने वाले रॉकेट का निर्माण किया। फिर 19वीं शताब्दी के आखिर तक आते आते पेट्रोल इंजन का आविष्कार हो गया। हेनरी फोर्ड ने तो मोटर ही बना दी। रबर का वाल्कनीकरण आया 19वीं शताब्दी के बीच में ही, और 20वीं शताब्दी के शुरू में राइट बंधुओं ने विमान यानी कि हवाई जहाज का निर्माण करके इस औद्योगिक क्रांति को मानो चरम पर पहुंचा दिया हो। डाक, तार और टेलीफोन जैसे आविष्कारों ने संचार के साधनों को इतनी गति दी कि मानो सारी दुनिया यानी कि जो साम्राज्यवादी देश थे और जो उपनिवेश थे, उनको आपस में जोड़ने में और औद्योगिक क्रांति से आए बदलावों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाने में बहुत मदद मिली। और इस तरह औद्योगिक क्रांति के स्वरूप को अगर हम देखें तो यह बहुत साफ हो जाता है कि किस तरह से जिस आधुनिक युग में, जिस टेक्नोलॉजी के युग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में हम आज जी रहे हैं, उसकी शुरुआत किस तरह से 18वीं 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन से हुई थी, जो यूरोप में होकर बहुत बाद में दुनिया के वे हिस्से जो पिछड़े हुए थे, जो साम्राज्यवादियों के अधीन थे, अर्थात अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका जैसी जगहों पर पहुँचे। कृषि और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो बदलाव आए, उन्होंने दुनिया की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम व्यवस्थाओं को प्रभावित किया। हम संक्षेप में उन बदलावों का यहाँ जिक्र करेंगे जिन्होंने औद्योगिक क्रांति के कारण दुनिया को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम आर्थिक परिणामों की बात करें तो जाहिर है
के कारखानों की स्थापना से, उद्योगों की, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना से उत्पादन में बहुत भारी वृद्धि हुई और उत्पादन की वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। और जब बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए, उनमें भारी मात्रा में सस्ता माल उत्पादित होने लगा, तो उसके परिणाम स्वरूप यूरोप में बड़ी तेज़ी से कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ और नगरों का विकास हुआ। जहाँ जहाँ कारखाने और उद्योग विकसित हुए, उनके आसपास आकर लोग रहने लगे काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में। परिणाम स्वरूप बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। एक बात यह हुई कि इन उद्योगों में विशेषता या विशेषीकरण का विकास हुआ, अर्थात जैसे पहले पुराने ज़माने में एक पूरी सामग्री एक ही जगह बनाई जाती थी, एक वस्तु एक ही जगह बनाई जाती थी, अब ऐसा नहीं रहा, बल्कि एक वस्तु की अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर बनाए जाने लगे, जिसे विशेषीकरण कहा गया। इतनी तेज़ी से यूरोप में उत्पादन बढ़ा और उसका आपसी व्यापार बढ़ा कि देशों को अपनी बाज़ार की रक्षा के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपने अपने राष्ट्रों में राष्ट्रीय बाज़ारों के संरक्षण की नीति अपनानी पड़ी। और फिर भी औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप दुनिया के देश एक दूसरे पर आर्थिक दृष्टि से निर्भर होने लगे, क्योंकि कुछ देश ऐसे थे जो किसी एक चीज़ का, एक वस्तु का निर्माण कर रहे थे और कुछ दूसरे देश दूसरी का। कहीं कच्चे माल का बाज़ार था तो कहीं तैयार माल का। इस तरह से औद्योगिकरण ने दुनिया के देशों में परस्पर निर्भरता बढ़ाई। औद्योगिक क्रांति और कृषि क्रांति ने सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। लेकिन कारखानों में रहने वाले जो श्रमिक थे, उनकी स्थिति लगातार दयनीय होती गई। उनको मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के द्वारा उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता था और कम से कम सुविधाएं दी जाती थी, जिससे श्रमिकों की स्थिति लगातार गिरती चली गई। लोग रोज़गार की तलाश में कारखानों में काम करने के लिए अपने अपने घरों को छोड़कर जहाँ जिसको रोज़गार मिला वहाँ जाने लगे। इससे यूरोप में तेज़ी से संयुक्त परिवारों का विखंडन हुआ और एकाकी परिवारों का विकास हुआ। कारखानों में काम करने वाले श्रमिक बहुत छोटी छोटी जगहों पर, बहुत कंजस्टेड एरिया में रहते थे, जहाँ हवा, पानी, खाने जैसी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती थी। इसलिए इन कारखानों के आसपास बड़े पैमाने पर गंदी बस्तियों की समस्याएं पैदा हुई। लगातार बढ़ते उत्पादन और सुख सुविधाओं की वस्तुओं के बढ़ने से उपभोक्तावाद का विकास हुआ, यानी कि अधिक से अधिक उपभोग किया जाए, उपभोग की वस्तुएं बनाई जाएं और उनसे जीवन सुखी बनाया जाए। अंत में हम अगर राजनीतिक परिणामों की बात करें तो कृषि और औद्योगिक क्रांति ने यूरोप के देशों में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया, क्योंकि जो यूरोप के देश थे वे अधिक से अधिक उद्योगों का विकास करके उन उद्योगों में, उन कारखानों में माल उत्पादन करके उन्हें बेचने के लिए बाज़ार उनको चाहिए थे। इसलिए हर देश अधिक से अधिक साम्राज्य का विस्तार कर कच्चे माल प्राप्त करने के लिए और तैयार माल को बेचने के लिए उपनिवेश चाहता था। परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों में औपनिवेशिक होड़ मच गई। जो मध्यम वर्ग पैदा हुआ था वह लगातार बढ़ता जा रहा था। इससे पहले यूरोप में या तो निम्न वर्ग था या उच्च वर्ग, लेकिन यह जो नया मध्यम वर्ग पनपा था औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, यह धीरे धीरे यूरोप की राजनीति में राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने लगा था।
एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम राजनीतिक दृष्टि से औद्योगिक क्रांति का यह था कि श्रमिकों की लगातार खराब होती स्थिति के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे श्रमिकों में संघर्ष की भावना का जन्म हुआ और इनकी पैरवी करने वाले इनकी दयनीय दशा से इनको उभारने के लिए जिस विचारधारा का जन्म हुआ उसे समाजवाद कहा जाता है। और समाजवाद की विचारधारा जो आगे चलकर जिसकी पराकाष्ठा साम्यवाद में होती है, उसके जनक थे कार्ल मार्क्स और एंजिल्स। यह समाजवाद की विचारधारा इस बात पर, इस स्थापना पर आधारित थी कि दुनिया में सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबकी समान हैसियत होनी चाहिए। और औद्योगिक क्रांति ने जो गरीबी और अमीरी की खाई पाटी है, बड़ी खाई बनाई है, जो पूंजीपति सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन श्रम उनके कारखानों में श्रम करने वाले श्रमिकों की लगातार दयनीय स्थिति होती चली जाती है। इस भेद को ख़त्म किया जाना चाहिए और श्रमिकों को भी पूंजीपतियों के लाभ का हिस्सा मिलना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण विचारधारा अस्तित्व में आई जो लगातार बलवती होती गई और इसी विचारधारा के आधार पर आगे चलकर रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी। इस विचारधारा ने जो औद्योगिक क्रांति थी, इसने इस तरह से कई मायनों में पूरे यूरोप और आगे चलकर पूरी दुनिया को प्रभावित किया और उसी का परिणाम धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़कर हम आज की सूचना क्रांति में देख सकते हैं। यह मशीनीकरण की पराकाष्ठा है। हम इस औद्योगिक क्रांति के माध्यम से उस प्रक्रिया को समझ सकते हैं जिसमें हम आज जी रहे हैं।